सो गाइस, इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से कितनी ज्यादा डिफरेंस है हिंदुस्तान कॉपर के कंपैरिजन में, इसको यहाँ पर समझते हैं। और साथ में एक वीडियो हिंदुस्तान कॉपर का मैं शाम को भी आप लोगों के साथ दूंगा। ये वाला जो वीडियो है इसमें हिंदुस्तान कॉपर के टेक्निकल और फंडामेंटल और चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मतलब टोटल कंपनी के बारे में। शाम को जो हम हिंदुस्तान कॉपर का वीडियो लेंगे उसमें हम अभी जो ग्लोबल कंडीशन चल रही है उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है हिंदुस्तान कॉपर और कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर। तो शाम वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यही सबसे बड़े सवाल होते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास में आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। कॉपर के प्राइसेस को हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि कॉपर का प्राइस ना 1190 क्रॉस करना जरूरी है। पिछले दो अगर आप सेशन देखोगे, मतलब पिछली दो बार जब आपके कॉपर प्राइसेस में चेंजेस आए हैं तो दोनों बार 1190 के ऊपर आपको कॉपर का प्राइस सस्टेन करता देखने को मिला। 1190 ये इतना इंपॉर्टेंट प्राइस था कि जब जब 1190 पर पिछले लगभग 1.5-2 हफ्तों के अंदर कॉपर के प्राइसेस ने रिजेक्शन किया 1190 के ऊपर, तब तब हिंदुस्तान कॉपर में भी आपको बार बार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन एक सेशन जैसे ही 1190 क्रॉस करता है हिंदुस्तान कॉपर ने भी आपको अच्छी रिकवरी दी। बट अगले सेशन ग्लोबल मार्केट कंडीशंस एंड एवरीथिंग, लास्ट सेशन के अंदर हिंदुस्तान कॉपर कुछ खास अच्छा सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि इसके बावजूद भी कि कॉपर का प्राइस स्टिल 1198 पे ही है, ठीक है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स इनका क्या कहना है कॉपर को लेकर के। देखो, ये है यूबीएस का कहना है कि कॉपर प्राइस का जो फोरकास्ट डाटा है ना वो $500 पर मेट्रिक टन तो जाएगा, ये यूबीएस का मानना है, ठीक है। $500 पर मेट्रिक टन जाता है जो कि एंड ऑफ 2027 में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कि अभी कितना है, ऑल टाइम पीरियड्स के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और जो इनका नया प्रोजेक्शन ग्रोथ है वो बता रहा है कि $15,000 पर मेट्रिक टन आपको देखने को मिलेगा मार्च 2027 तक। तो ये है यूबीएस की कैलकुलेशन आपके कॉपर को लेकर के कि पर मेट्रिक टन कितना प्राइस उसका देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज जब भी किसी कमोडिटी या किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर ग्लोबल सिनेरियो अभी कैसा है, अगर इसी तरह से चलेगा तो आगे पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो है प्रेडिक्शंस या पॉसिबिलिटी या फोरकास्ट देते हैं। अब यूबीएस का ये बड़ा मतलब कि इन्होंने एक बड़ा प्रेडिक्शन किया है। $15,000 अगर होता है तो एक बड़ा प्रेडिक्शन है, $500 अगर होता है फोरकास्ट में तो ये भी एक बड़ा प्रेडिक्शन है। तो दोनों ही प्रेडिक्शंस काफी बड़े, बट इन दोनों सिचुएशन पे आपकी जो कंडीशन है जो अभी है वैसी रहेगी तो ही आपको ये फोरकास्ट अचीव होते देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉपर का प्राइस इतना बढ़ना ये तो आज है, ऐसा नहीं है कि आज या फिर अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, कॉपर के प्राइसेस पहले भी बढ़े। वेरस हिंदुस्तान कॉपर में अगर आप अभी रिसेंट रैली छोड़ दो पिछले 4-5 महीनों की, उसके पहले तक अगर आप देखोगे हिंदुस्तान कॉपर को तो एक लंबा समय हिंदुस्तान कॉपर ने सिर्फ एक रेंज के पीछे बिताया है, तब भी आपके कॉपर के प्राइसेस बढ़ते थे। तो ऐसा क्यों होता है, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज बताऊंगा। पहले अगली खबर पर आप यहां पर आओ। ये आपकी है एक्सचेंजेस की तरफ से एनएससी और बीएससी दोनों ने मिलकर के हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर फाइन लगाया है 9,77,040 का, ठीक है। 27 फरवरी यानी कि परसों के दिन ये फाइन लगाया गया था इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने कंप्लायंस सर्विसेज को जो है सही रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लायंस उनका नहीं किया। Q3 के अपडेट्स की यहाँ पर बात है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है कंपनी के ऊपर, ये फाइन है। अब इस फाइन के अलावा अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पर जिस पर ये पूरा वीडियो का एसेंस टिका हुआ है। ये हिंदुस्तान कॉपर का ना रेशियो है कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह से डिसाइड की जाती है। अब इस रेशियो पे आपको पी तो आपको पता चल गया कि ये कंपनी का पी है, लेकिन आपको एक चीज भी पता होगी ये कि सिर्फ और सिर्फ पी के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एक पी को ये लॉन्ग टर्म में आप देखते हो, पी, ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो, ये तीन रेशियोस आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखते हो। अभी आपको नजर आ रहा है कि भाई इसका जो पी है ना टॉप के लेवल से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। और अगर हम पिछले 5 साल का कंपनी का एवरेज पी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर लगेगा कि कंपनी ना इस समय अपने एक एवरेज पी के थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम इसका एवरेज पी देखें तो इसका एवरेज पी निकलता है अराउंड 55 से 60 की रेंज पे। 55 से 60 की रेंज का पी कंपनी का ऑन एवरेज मिलता है आपको पिछले 5 साल के अंदर, मतलब थोड़ा सा कंपनी का पी ऊपर है।
अब ये पी जो होता है ये आपका डेली ट्रेडिंग यानी कि डेली सेशन पर फ्लक्चुएट होता है। पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, ये दोनों चीजें, इस समय कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी काफी हायर साइड पर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे पीई और प्राइस टू बुक रेशियो को, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के काफी पैरेलल है। बट स्टिल अगर 5 साल का आप पीवी रेशियो का एवरेज निकालोगे तो इस समय प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा हो रखा है कंपनी का, बहुत हाई रेंज पर है प्राइस टू बुक रेशियो। वेयर एज सिमिलर प्राइस टू बुक रेशियो से कंपनी ने पहले बड़े बड़े फॉल दिए हैं। अब मैं आपको ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है, यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी का ईपीएस, वो आपको कंपेरेटिवली पी और प्राइस टू बुक रेशियो के कंपैरिजन पर आपको काफी बढ़िया दिख रहा है। कंपनी की हेल्थ इस समय फंडामेंटली बहुत अच्छी है, लेकिन ईपीएस आपका क्वार्टरली बेसिस पर डिसाइड होता है। वेरस प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो आपके ऑलमोस्ट हर सेशन पर चेंजेस आते हैं, वहां पे हर सेशन में चेंजेस आते हैं। अभी आपने देखा प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा है, वेरस ईपीएस आपका अगले क्वार्टर में क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो पूरी रेंज डिसाइड होती है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अब इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको क्या मिल सकता है, अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है, इसको नोट कर लेना। टेक्निकली न्यूट्रल है, 65.4 का एमएफआई है, 48.5 का आपका आरएसआई है। अब ये है हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, यहां पर देखना, ये जो पूरा आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, यहां पे एक डायगोनल ने अपना काम करके रखा हुआ है बड़े लंबे टाइम से, लगभग पूरा का पूरा फरवरी का महीना इसी वाली डायगोनल पर हिंदुस्तान कॉपर ने रिजेक्शन दिया है। जब भी आप बात करते हो ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड्स आपके होते हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब कि भाई अगर ये डायगोनल पर रिजेक्शन कर रहा है तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर एक चीज को देखता है कि भाई डायगोनल पर जाते ही ना ये रिजेक्शन दे रहा है, मतलब कि मुझे वहां पर पुट ले लेना चाहिए। ट्रेडर इस तरीके से काम करता है। वेयरएज एक इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर कहता है भाई यहां पर ना एक हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कि यहां से भागेगा। वो इन्वेस्टर वहां पर एंट्री करता है और अगले ही सेशन में जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स, पुट ट्रेडर्स, वो उसको बेच करके गिरा देते हैं नीचे की तरफ। तो ये डिफरेंस है एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में। एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आता है, अगर कोई इन्वेस्टर यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देख करके एंट्री कर रहा है और उसको दिख रहा है कि भाई एक सेशन में ब्रेकआउट दिया तो अगले सेशन लगातार लगातार बढ़ेगा, लेकिन एक ट्रेडर क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के बाद में डायगोनल को भी देख रहा है, क्योंकि एक ट्रेडर के सामने बहुत सारे टेक्निकल्स और ट्रेंड्स होते हैं। एक इन्वेस्टर के सामने जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, पी, प्राइस टू बुक रेशियो और ईपीएस, ये 3 चीजें होती हैं। तो अगर एक इन्वेस्टर किसी कंपनी को हायर जोन पर भी लेता है तो उसको घबराने के चांसेस कम होते हैं। मतलब इन द सेंस कि मान लो आपने यहां पर एंट्री करी हुई है किसी कंपनी के अंदर और उसकी फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल सब चीजें बढ़िया दिख रही हैं आप लोगों को, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो भाई चलो पहला जो ट्रेंच है वो मेरा इस रेंज के अंदर आ चुका है, यहां से कुछ बढ़िया होता तो मुझे उसका फायदा मिलेगा। अगर कुछ बढ़िया नहीं होता, मान लेते हैं कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, कंपनी की वैल्यूएशन कुछ समय ज्यादा बता रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पर अगर मेरी एंट्री यहां पर है और मान लो अगर गिरावट होते होते आप 525 या उसके नीचे आते भी हो, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जर्नी में ये कॉमन चीज है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो और ईपीएस जब एक रेंज पर, जिस तरह से पहले एक रेंज पर आए जब कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, जब वो उस रेंज पर आएंगे तब मैं जाकर के अपने प्राइसेस को एवरेज करूंगा। एवरेज कभी भी डिप के अंदर नहीं होता कि भाई यहां पर गिरा एवरेज कर लिया, यहां गिरा एवरेज कर लिया। जैसे ये ट्रेंड देख रहे हो यहां पर, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन दिसंबर के पहले का, ये पूरा एरिया है 325 के पास में, 325 से 350। तो अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पहले ट्रेंच पर यहां एंट्री करनी है, वो सोच रहा है कि भाई कुछ भी बढ़िया होता तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंतजार करता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल उसको लॉन्ग टर्म वेट करने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पर वो इंतजार करता है और अपने एवरेजेस इस जोन के अंदर करता है। वेयर एज एक ट्रेडर क्या करेगा, एक ट्रेडर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस डायगोनल और हॉरिजॉन्टल के बीच में, दोनों ही तरफ एक बार ब्रेकआउट देता है, अगले ही सेशन गिरावट, एक बार सस्टेन करता है, अगले ही सेशन गिरावट, एक बार सस्टेन करता है यहां पर भी, अगले ही सेशन के अंदर गिरावट। तो वो ट्रेडर बार बार उसको वहां पर पुट लेकर के एग्जिट करता है। इस बीच में इन्वेस्टर को लगता है कि ऑपरेटर गेम है, वेयर एज मार्केट में 2 चीजें होती हैं, इन्वेस्टर
और साथ में शॉर्टर। शॉर्टर इन्वेस्टर्स के आगे नहीं टिक सकते, इन्वेस्टर्स शॉर्टर्स के आगे नहीं टिक सकते, मतलब दोनों की ही स्ट्रैटेजी अलग अलग चलती है। एक ट्रेडर क्या करता है, वो टेक्निकल्स पर काम करते हैं, जैसे कि डायगोनल पर रिजेक्शन है तो वहां से नीचे गिरेगा, उसके ऊपर उसने काम कर लिया। एक इन्वेस्टर क्या करेगा, यहां पर मान लो कि आप स्विंग इन्वेस्टर हो, तो आप ऐसी सिचुएशन पर देखोगे कि भाई कोई भी कैंडल अगर इस डायगोनल के रिजेक्शन पर कुछ इस तरीके की बनती है, जहां नीचे की टेल लंबी हो ऊपर की टेल छोटी, तो मतलब कि मेरे को उसमें स्विंग के लिए जाना चाहिए और 576 का आपका रिजेक्शन है, वहां पर मेरा एग्जिट आना चाहिए। ये होता है डिफरेंस आपकी स्ट्रैटेजीज के अंदर। अब ये सवाल यहां पर अभी भी आप लोगों का रह गया होगा कि भाई अब क्या करें, हम अब क्या करना चाहिए, उसके लिए वापस आओ इसके चार्ट पैटर्न पर। अब लास्ट सेशन स्टॉक ने एक बार फिर से इस डायगोनल को और हॉरिजॉन्टल को दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। यही चीज आपको नजर आ रही है, मार्केट सिचुएशन बहुत बुरी है, जिसको हम शाम की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये सिचुएशन इसी तरह से रहती है और मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, तो आपको नजर आ रहा है कि 525 पर आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है, 525 पर आपका इंपॉर्टेंट बेस है। मतलब कि उस 525 के आसपास अगर आपकी गिरावट आती है और मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, तो वहां पर आप करते हो एवरेज। एवरेज जब आप करते हो, अगले पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पर आपको मिल जाता है एक प्यारा सा एग्जिट पॉइंट, ठीक है। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी मुश्किल ही दिख रही है कि आपकी डायगोनल क्रॉस हो, लेकिन अगर डायगोनल क्रॉस होगी तो उसके लिए आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल बनेगी जो कि क्लोजिंग देगी आपको 576 के ऊपर और डायगोनल के ऊपर भी। तो ऐसी सिचुएशन पर आपके पास जो रिजेक्शन पॉइंट आता है ये बनेगा अराउंड 590 पे, 590। अगर डायगोनल को क्रॉस करने जाता है तो उस समय ये आपका 590 का रिजेक्शन है, इसको क्रॉस करना जरूरी रहेगा किसी भी ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। तो ये था आज के दिन का हिंदुस्तान कॉपर का वीडियो, और कल की वीडियो देखना मत भूलना, मैंने आपको कल भी और बहुत सी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अगर आप लोग मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जरूर कर लेना अगर आप चाहो तो। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।